नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हमारा जो बिंदु चल रहा है शब्द विचार का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। साथियों, बात करते हैं इसी संदर्भ में। हमने शब्दों के इस विभाजन के संदर्भ में पहला प्रकार जो उत्पत्ति के आधार पर था उसकी बात कर ली। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति आप चाहो तो इसे कह सकते हो दोस्तों संरचना। इसी का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों हमें बनावट। व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट या रचना भी लिखा जा सकता है। व्युत्पत्ति, संरचना, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर दोस्तों शब्दों के प्रकार का विभाजन का दूसरा आधार आज हम ले रहे हैं। कौन सा है दोस्तों? व्युत्पत्ति, संरचना, रचना, बनावट के आधार पर। प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक बार इसको मैं पुनः बोल देता हूं। आज हमारा जो बिंदु रहेगा दोस्तों वो शब्द विभाजन से संदर्भित है। शब्द विभाजन का जो प्रकरण हम आरंभ कर चुके थे, शनिवार की कक्षा में हमने इसके बारे में जो वार्ता की थी उसमें हम बात कर चुके हैं शब्दों की उत्पत्ति, जिसमें 5 प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आज जो है वह ले रहे हैं दूसरा आधार। कौन सा? व्युत्पत्ति। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं रचना, आप चाहें तो कह सकते हैं संरचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर दोस्तों तो देखिए प्रकार कितने होते हैं? 3। मैं केवल नामोल्लेख कर रहा हूं दोस्तों। पहला प्रकार होता है क्या? रूढ़ शब्द। पहला प्रकार होता है दोस्तों क्या? रूढ़ शब्द होता है। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों का जो पहला प्रकार होता है दोस्तों वह कौन सा होता है? रूढ़ शब्द होता है। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों उसका नाम है यौगिक शब्द। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह है हमारा कौन सा है? यौगिक शब्द। और तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण प्रकार आता है दोस्तों वह आता है कौन सा? योगरूढ़ शब्द। अर्थात मैं कहूं कि व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होंगे? तो जवाब होगा 3। यह प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है। बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार होते हैं। जवाब कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, यौगिक है और योगरूढ़ है। अब रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और योगरूढ़ क्या होते हैं, इस बारे में हमें आज बात करनी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आपसे मैं जैसे पूछूं कि यह पेन है, यह बोर्ड है, छत है, फर्श है, आप मुझे एक चीज बताना दोस्तों, इसे ही पेन क्यों कहा गया? इसे ही बोर्ड क्यों कहा गया? क्या मैं इसे पेन कह सकता हूं? पुनः सुनना, हम इसे पेन कह रहे हैं, छत कह रहे हैं, फर्श कह रहे हैं, दीवारें हैं, बोर्ड है। थोड़ी देर के लिए मैं कहूं आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप की स्क्रीन है, आपकी आंखों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन है दोस्तों। मैं आपको कहूं क्या कि इस मोबाइल को आप आज से मोबाइल की बजाय पेन कहने लग जाना? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोस्तों मोबाइल नाम उस चीज के लिए निश्चित हो गया, पेन नाम इसके लिए निश्चित हो गया, बोर्ड नाम इसके लिए निश्चित हो गया। मेरा कहने का मतलब समझना दोस्तों, क्या कि यह नाम इन सब चीजों के लिए अपनी अपनी जगह क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। सबसे पहले केवल मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रूढ़ का शाब्दिक अर्थ हम क्या लेंगे? निश्चित लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? निश्चित लेंगे। लेकिन अब इन शब्दों की व्युत्पत्ति के संदर्भ में, शब्दों की बनावट के संदर्भ में रूढ़ की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, रूढ़ जो शब्द होते हैं वो अपना कोई निश्चित अर्थ तो रखते ही रखते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, क्या इनमें अन्य किसी शब्दों का योग नहीं होता? इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता दोस्तों। इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। अब ये योग संदर्भ क्या है, यह बात और जानने की है दोस्तों। योग कैसे होता है और कैसे नहीं होता। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। बहुत देरी से आए हैं, अब जुड़ जाइए दोस्तों मेरे साथ। बहुत अच्छा बिंदु है, बहुत आनंद आने वाला है। जो हम बड़े बिंदु आरंभ करेंगे उनकी शुरुआत इन्हीं छोटे बिंदुओं से होती है। तो मैं एक बेस टॉपिक ले रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला हमने आज आरंभ किया कौन सा? रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो इस रूढ़ शब्द के संदर्भ में मैंने अभी तक एक ही बात बताई है, क्या कि इसमें किसी शब्द का योग नहीं होता। किसी शब्द का योग नहीं होता।
योग कैसे होता है और कैसे नहीं होता, इस बात के लिए हमें थोड़ा सा एक अलग संदर्भ से समझना होगा, थोड़ा सा अलग संदर्भ से समझना होगा। यह वार्ता हमारी यही रहेगी, इसके बारे में हम पुनः बात करते हैं। पहले मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं वो जानिए दोस्तों। देखिए, हमें क्या करनी है, शब्द रचना करनी है। क्या करनी है दोस्तों? शब्द रचना करनी है। तो शब्द रचना या शब्द बनाना की बात आए तो हमें शब्द बनाना है, तो उसके लिए हिंदी में 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं दोस्तों? 4 तरीके होते हैं, या मैं कह दूं शब्द रचना की इकाइयां कितनी मानी जाती हैं? 4 इकाई मानी जाती हैं। अब आप केवल और केवल ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल अभी तक भी कुछ एक फ्रेंड्स अभी तक भी नहीं आए हैं, आप अपने दोस्तों को सूचित कर दीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है दोस्तों, आप सभी को लिंक शेयर कर दीजिए। जो अभी तक भी नहीं जुड़े उनको बोल दीजिए हिंदी की कक्षा आरंभ हो चुकी है, एक नए बिंदु के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। शब्द का विचार का जो दूसरा भाग है वह आरंभ हो चुका दोस्तों। तो मैं बता रहा था क्या कि शब्द रचना की बात करी जाए तो शब्द रचना की इकाइयां कितनी होती हैं दोस्तों? 4 इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं? 4। अब ये 4 इकाई कौन कौन सी हैं? ये 4 इकाई कौन कौन सी हैं दोस्तों? अर्थात हम कहें कि हिंदी में हमें यदि शब्द बनाना हो तो हम 4 प्रकार से बनाएंगे। कितने प्रकारों से बनाएंगे दोस्तों? 4 प्रकारों से बना सकते हैं। सबसे पहला आता है क्या? हम संधि की सहायता से नए शब्द का निर्माण करते हैं। हम संधि की सहायता से नए शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। दूसरा जो तरीका आता है शब्द बनाने का वह आता है क्या? हम समास की सहायता से भी नए शब्द का निर्माण करते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं। हिंदी में शब्द रचना की इकाइयां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अच्छे स्तर पर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। स्कूल व्याख्याता वृत्ति परीक्षा की बात करूं या मेरे मित्र जो पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। इस प्रकार के प्रश्न जो एक डीप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, एक अंतर तथ्य से रिलेटेड होते हैं, बहुत गहराई के विषय के अंदर से पूछे जाने वाले प्रश्नों में आता है दोस्तों कौन सा? शब्द संरचना या शब्द रचना की इकाइयां यदि पूछी जाए तो ध्यान देना कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती है? संधि होती है, समास होती है दोस्तों। तीसरी जो शब्द संरचना की इकाई होती है क्या? उपसर्ग। और चौथी और अंतिम जो होती है दोस्तों वह होती है क्या? प्रत्यय। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम संधि की सहायता से भी नया शब्द बना सकते हैं, समास की सहायता से भी नया शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग से भी नया शब्द बना सकते हैं और प्रत्यय की सहायता से भी नया शब्द बनाते हैं। संधि से कैसे नए शब्द बने ये संधि वाले प्रकरण में हमने बहुत अच्छे से जान लिया दोस्तों। समास, उपसर्ग और प्रत्यय हम आगे आने वाली कक्षाओं में बिल्कुल अपनी चर्चा में बहुत विस्तार से शामिल करने वाले हैं दोस्तों। अब ध्यान देना, जो हमारा बिंदु था कौन सा? रूढ़ शब्दों में किसी शब्द का योग नहीं होता दोस्तों। यहां से मैं उस बात को जोड़ रहा हूं, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, हिंदी के किसी भी बिंदु को अकेले नहीं पढ़ना। हिंदी व्याकरण के सारे बिंदु अंतर संबंधित हैं, सभी में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पाई जाती है, इनमें एक अंदर संबंध पाया जाता है दोस्तों। मैं और उस संदर्भ को साथ लेकर के, उस संबंध को साथ लेकर चर्चा कर रहा हूं क्या कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये 4 तरीके होते हैं जो हमें क्या करते हैं? शब्द संरचना में मदद देते हैं या शब्द संरचना के तरीके होते हैं। अब यहां जो रूढ़ शब्द की बात हम कर रहे हैं इसमें किसी शब्द का योग नहीं होता। मतलब यह हुआ दोस्तों, मतलब यह हुआ क्या कि रूढ़ जो शब्द होता है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय जो अभी अभी हमने जानी है क्या? शब्द संरचना की 4 इकाइयां, शब्द संरचना की जो 4 इकाइयां हमने जानी है कौन कौन सी? संधि दोस्तों, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चारों चीजें ही रूढ़ शब्दों में नहीं होती। रूढ़ शब्दों में ये चीजें नहीं होती हैं। समझ में आया? हम एक उदाहरण के बिना शामिल किए, एक भी उदाहरण को बिना शामिल किए हम पूरी की पूरी बात को हम क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। आप एक नहीं 1000 उदाहरण हल कर सकते हो दोस्तों यदि हमें तथ्य पता हो। तथ्य का मैंने आपको बिल्कुल परिचय दे दिया कि रूढ़ शब्द जो भी होगा उसमें न तो संधि होगी, न समास होगा, न उपसर्ग होगा और न प्रत्यय होगा। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं हो वह शब्द कौन सा होता है? रूढ़ होता है। वह कौन सा होता है दोस्तों? रूढ़ होता है। यहां तक की बात समझ में आई? कुछ उदाहरणों की बात करें, जैसे क्या मैंने लिखा? नल, दिन। अब यदि मैं कहूं कि बताइए, देखिए नल में कौन सा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है? कुछ नहीं है।
बात आते हैं क्या समास, दिन में कौन सा संधि है, नहीं है। समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं होता। अर्थात वे शब्द, रीट में हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, यदि बलराम जी अभी तक आपने पाठ्यक्रम भी नहीं देखा होगा, भाषाओं के 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 30 प्रश्न 150 में से हिंदी के मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिए। तो रूढ़ शब्द वे होंगे जो अपना कोई ना कोई निश्चित अर्थ रखते हैं और इनमें किसी अन्य शब्द का कोई योग नहीं होता, अर्थात इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता। ये वे होते हैं कौन से दोस्तों, रूढ़ शब्द होते हैं। वे कौन से होते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द होते हैं। हम 5 उदाहरण लिख लेंगे तो हम 5 तक रुक जाते हैं। मैंने आपको 5 उदाहरण नहीं, आपको मैंने 5000 उदाहरण हल करने का तरीका बता दिया कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें न तो संधि हो, न समास हो, न उपसर्ग हो और न प्रत्यय हो, अर्थात ऐसा कोई भी शब्द जो किसी संधि, किसी भी समास, किसी भी उपसर्ग और किसी भी प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो वो शब्द कौन सा होगा, रूढ़ शब्द होगा। वह कौन सा होगा, रूढ़ शब्द होगा। यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, केवल रूढ़ शब्द की बात की है मैंने अभी। अब बात करता हूं मैं क्या कि दूसरा प्रकार, इसी के आधार पर व्युत्पत्ति, संरचना या रचना या बनावट के आधार पर दूसरा प्रकार दोस्तों क्या होता है, यौगिक। दूसरा प्रकार क्या होता है दोस्तों, यौगिक शब्द। अब इसके नाम को समझो, यौगिक का मतलब क्या हो रहा है, यौगिक, अर्थात जो योग के शब्द हैं, जो जोड़ के शब्द हैं दोस्तों, जो किसके शब्द हैं, जोड़ के शब्द हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो जुड़कर बनते हैं, और जाहिर सी बात है यदि कोई शब्द जुड़कर बना है तो कम से कम जुड़ने से पहले 2 तो रहे ही रहे होंगे। यदि कोई शब्द जुड़कर बनता है तो जुड़ने से पहले कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। कम से कम कितने होंगे दोस्तों, 2 होंगे। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए, यदि 2 रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो जो परिणाम हमें प्राप्त होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, यौगिक होगा। वह कौन सा होगा, यौगिक होगा। मेरा कहने का आशय हुआ कि 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। अब आप एक चीज मुझे बताइए दोस्तों कि यौगिक शब्दों का विच्छेद किया जा सकता है या नहीं। तो देखो, जो जुड़कर बन सकता है उसे वापस भी तोड़ा जा सकता है, जो जुड़कर बनता है उसे वापस भी दोस्तों तोड़ा जा सकता है। यह बात समझ में आ गई। जो जुड़कर बन सकता है उसका वापस से विच्छेद भी किया जा सकता है, और जो तोड़ा जा सकता है तो तोड़ने पर हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाएंगे, रूढ़ शब्द प्राप्त हो जाएंगे, रूढ़ शब्द प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। यदि इन्हें तोड़ने की कोशिश की जाए या यदि इन्हें विच्छेदित किया जाता है तो जो 2 पद हमें प्राप्त होंगे दोनों का अपना अपना अर्थ निकलेगा, दोनों का अपना अपना अर्थ निकलेगा। अब कैसे समझें कि कौन कौन से शब्द यौगिक हैं, कैसे समझें कितने सारे शब्द यौगिक हैं? मैं आपको 5-10 उदाहरण लिख दूं, उसके बाद हम वहीं तक रुक जाते हैं। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा दोस्तों जिससे आप शब्द को देखते ही बता दोगे कि ये रूढ़ है, ये यौगिक है और ये योग रूढ़ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यौगिक शब्द की शब्द से परिभाषा यदि पूछी जाए तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हमें और ध्यान में रखने की है, क्या यदि इन्हें तोड़ा जाता है तो प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। यदि इन्हें विच्छेदित किया जाता है अर्थात विच्छेद करने पर प्राप्त पद अपना अपना अर्थ देते हैं, विच्छेद करने पर प्राप्त पद जो हैं वो अपना अपना अर्थ देंगे। विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं। और अर्थ क्यों देते हैं दोस्तों, इसकी भी वजह है, अर्थ देने की भी वजह है दोस्तों। और अर्थ देने की वजह क्या होती है, क्योंकि जुड़ने से पहले ये दोनों के दोनों शब्द क्या थे दोस्तों, रूढ़ थे। और हमें पता है रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है जोड़ दिया और वापस से तोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो यौगिक, और वापस से जैसे ही विच्छेद किया तो पुनः हमें कौन से शब्द प्राप्त हो गए, रूढ़ प्राप्त हो गए। अर्थात इन्हें विच्छेदित करने पर इनका अपना अपना अर्थ निकलेगा। अब कौन सा शब्द यौगिक में गिना जाए उसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बता देता हूं आपको। क्या समस्त संधि
समझना ध्यान से दोस्तों, समस्त संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, समस्त संधि, समस्त उपसर्ग और समस्त प्रत्यय। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। मैं शब्द संरचना की इकाइयों की बात कर रहा हूं। एक तो कौन सा ले लिया, संधि, एक कौन सा ले लिया, उपसर्ग, एक कौन सा ले लिया, प्रत्यय, एक आता है कौन सा, समास। लेकिन समास में ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज जो हमें अलग करने की है वह कौन सी है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के अलावा, बहुव्रीहि के अलावा सभी समास, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द दोस्तों क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, क्या कि आप इनमें पहचानिए रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तो आप दिमाग लगाना, क्या ऐसा कोई भी शब्द जो संधि का उदाहरण हो, ऐसा कोई भी शब्द जो संधि का उदाहरण हो, या ऐसा कोई भी शब्द जो उपसर्ग का उदाहरण हो, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी प्रत्यय का उदाहरण हो। और एक महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है, समासों में, सभी समासों में कौन सा समास दोस्तों, बहुव्रीहि के अलावा। मैंने एक समास छोड़ा है, मैंने एक समास छोड़ा है दोस्तों, कौन सा, बहुव्रीहि के अलावा सभी समास, बहुव्रीहि के अलावा सभी समासों के उदाहरण शब्द क्या होते हैं दोस्तों, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। यहां तक ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से चीज समझना। परिभाषाएं केवल और केवल रटने वाले विद्यार्थियों के लिए काम आती हैं। परिभाषा केवल रिटर्न में काम आती है, लेखन में काम आती है। यदि प्रश्न का जवाब देना है तो यह चीज हमें मदद करेगी। किसके लिए दोस्तों, यौगिक शब्द के लिए। किसके लिए दोस्तों, यौगिक शब्द के लिए। यदि हमें पूछा जाता है यौगिक शब्द किसे कहा जाए, तो यह परिभाषा हम उच्चारित कर सकते हैं, क्या, कि वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं और विच्छेद करने पर अपना अपना अर्थ देते हैं, क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, यौगिक कहलाएंगे। लेकिन यदि हमें शब्दों में चयन करना हो कि कौन सा यौगिक है और कौन सा यौगिक नहीं है, तो ध्यान देना, ऐसा कोई भी शब्द जो संधि का उदाहरण है, किसी उपसर्ग का उदाहरण है, किसी प्रत्यय का उदाहरण है, या बहुव्रीहि समास को छोड़ दिया जाए तो सभी समासों के कोई उदाहरण है, तो दोस्तों वे शब्द कौन से होंगे, यौगिक होंगे। वे शब्द कौन से होंगे, यौगिक होंगे। बिल्कुल। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा है दोस्तों कि बहुव्रीहि समास को इसमें शामिल क्यों नहीं किया। बहुव्रीहि समास का दोस्तों अन्य अर्थ प्रदान होता है। क्या होता है दोस्तों, अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है। और जो अन्य अर्थ निकलता है, इसी वजह से हमने इसे अलग किया, जो कि अंतिम प्रकार योग रूढ़ में शामिल होगा। अंतिम प्रकार दोस्तों योग रूढ़ में शामिल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो इसे एक बार बिल्कुल, अभी मैं केवल आपको इन तीनों का परिचय दे रहा हूं, फिर मैं इन तीनों के उदाहरण सहित आपको क्या करूंगा, इनका वर्गीकरण बताऊंगा। ये एग्जाम्पल ही है, ये एग्जाम्पल ही है। किसी भी संधि का उदाहरण लिख लीजिए, किसी भी संधि का। मैंने आपको संधि पढ़ा सकी है बहुत अच्छे से, बिल्कुल। किसी भी संधि का उदाहरण ले लो, किसी भी उपसर्ग का उदाहरण ले लो, किसी भी प्रत्यय का उदाहरण ले लो। और बहुव्रीहि के अलावा सारे समासों के उदाहरण किसमें जाएंगे दोस्तों, यौगिक में जाएंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यह दूसरा प्रकार था दोस्तों यौगिक शब्द, यह दूसरा प्रकार था यौगिक शब्द। अब बात आती है तीसरा और रचना के आधार पर अंतिम प्रकार दोस्तों, कौन सा, योग रूढ़ शब्द। तीसरा और अंतिम प्रकार कौन सा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ में ध्यान देना, योग से बनते हैं और अन्य के लिए क्या हो रहे हो, रूढ़ हो रहे हो, अर्थात निश्चित हो जाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो रूढ़ शब्दों से बनते हैं। दो रूढ़ शब्दों से बना, उसको हमने क्या किया, कहा दोस्तों, यौगिक कहा। और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो भी दो रूढ़ शब्दों से ही बनते हैं। योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो भी दो रूढ़ शब्दों के योग से ही बनते हैं। बिल्कुल, दो सार्थक शब्द यही होते हैं जो रूढ़ होते हैं। रूढ़ उसे ही को कहा जाएगा जिसका अपना कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात दो रूढ़ शब्दों के योग से ही यौगिक बनता है और दो रूढ़ शब्दों के योग से ही योग रूढ़ बनता है। अंतर क्या होता है, इस नाम को देखो, योग से जो बनते हैं और अन्य के लिए जो रूढ़ हो गए, अर्थात दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक होते हैं और इन्हीं के योग से बनने वाले शब्द योग रूढ़ होते हैं। लेकिन इनको योग रूढ़ कब कहा जाएगा, वह शब्द जो योगी की तरह ही बनता है या दो रूढ़ शब्दों के योग से ही बनता है, लेकिन उसका अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ एक अन्य, एक सांकेतिक या तीसरा अर्थ और निकलता है, वह प्रधान अर्थ माना जाता है।
जैसे शब्द लिख समझना दोस्तों, मैंने लिखा गजानन, शब्द लिखा दोस्तों जैसे मैंने गजानन। इस गजानन शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों गज योग आनन। क्या होता है दोस्तों? गज योग आनन होता है। गजानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गज योग आनन होता है। अब इस गज शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हमें पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हाथी। और आनन का मतलब क्या है? चेहरा। इसका पहला पद क्या हो गया? हाथी। और दूसरा शब्द क्या हो गया? चेहरा। यदि इसके दोनों पदों की बात की जाए तो हाथी का चेहरा, दोनों का क्या होता है? हाथी का चेहरा। लेकिन बात की जाए कि इस गजानन शब्द का जो सांकेतिक अर्थ जो होता है वह कौन सा है दोस्तों? वह कौन सा है दोस्तों? गणेश जी। किसे कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है। अर्थात जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बन रहा है या दोषार्थक शब्दों के योग से तो बनता है, लेकिन अपने मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ और देता है, तीसरा अर्थ और देता है, या जिसमें अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मैं कहूं क्या? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास दोस्तों? बहुब्रीहि समास जो है उस बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण शब्द, बहुब्रीहि समास के सभी जो उदाहरण होते हैं दोस्तों वह किसमें गिने जाएंगे? योगरूढ़ शब्दों में गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे दोस्तों? योगरूढ़ शब्द में गिने जाएंगे। राहुल जी, पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि समास में आते हैं, पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि समास में आते हैं, देवी देवताओं के पर्यायवाची बहुब्रीहि समास में पढ़े जाते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, पुनः बोल रहा हूं। क्या योगरूढ़ शब्द क्या होंगे? इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, लेकिन इनका मुख्य अर्थ के साथ साथ एक सांकेतिक अर्थ और निकलता है। ये किसी अन्य के लिए निश्चित हो जाते हैं, अतः इन्हें योग से बनने के बाद अन्य के लिए निश्चित हो जाने के कारण योगरूढ़ कहा गया। और योगरूढ़ शब्दों में बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरणों को समाहित किया जाता है। अब एक बार मैं वापस से दोहरा रहा हूं इस बिंदु को। क्या? प्रयोग और संरचना के आधार पर जो तीन प्रकार होते हैं उसमें, या मैं कहूं बनावट के आधार पर जो तीन प्रकार होते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो तीन प्रकार होते हैं, सबसे पहला आया कौन सा? रूढ़। निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता रूढ़ शब्द होते हैं। और पहचान के लिए मैंने बता दिया कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं होता वह क्या होगा? रूढ़ होगा। उसके बाद हमने बात जानी क्या? यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक होते हैं। इन्हें यदि विच्छेदित किया जाता है तो प्राप्त पदों का अपना अपना अर्थ निकलता है। और बात करें कि कौन कौन से शब्द रूढ़ यौगिक होते हैं, तो यौगिक शब्द होते हैं समस्त संधियों के, समस्त उपसर्गों के, समस्त प्रत्ययों के उदाहरण। और इसके अलावा बहुब्रीहि को छोड़ दिए जाएं तो सारे समासों के उदाहरण भी कौन से होंगे दोस्तों? बहुब्रीहि को छोड़ दिया जाए तो सभी समासों के उदाहरण भी कौन से होते हैं दोस्तों? यौगिक होते हैं। और इसके बाद अभी अभी हमने अंतिम जो वार्ता की है, क्या? योगरूढ़ शब्द से संबंधित। अर्थात योगरूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं, लेकिन इनका अपना एक सांकेतिक अर्थ और निकलता है, इसलिए इन्हें योगरूढ़ कहा जाता है। और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण शब्द क्या होते हैं? योगरूढ़ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? योगरूढ़ होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब एक मिनट के लिए आप इस चीज को देखो। हमने जाना किसके बारे में? रूढ़ शब्द के बारे में। हमने जाना किसके बारे में? यौगिक शब्द के बारे में। और हमने जान लिया कौन सा? योगरूढ़ शब्द के बारे में। वो पूरा का पूरा विस्तार पढ़ने के बाद मैं इस पूरे बिंदु को इन 3 लाइनों में लिख रहा हूं। 3 लाइनों में लिख रहा हूं दोस्तों। कैसे? यौगिक शब्द क्या होता है, तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या? संधि, उपसर्ग और प्रत्यय और बहुब्रीहि के अलावा समास। बहुब्रीहि के अलावा समास। पुनः सुन लीजिए दोस्तों, यदि आपको पूछा जाए कि यौगिक शब्द क्या क्या होंगे, तो संधियों के उदाहरण, सभी उपसर्गों के उदाहरण, सभी प्रत्ययों के उदाहरण और बहुब्रीहि के अलावा सारे समास किसमें चले जाएंगे? यौगिक में चले जाएंगे। और बहुब्रीहि समास किसमें आ जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास किसमें आ गया दोस्तों? योगरूढ़ में आ गया। बहुब्रीहि समास किसमें आ गया? योगरूढ़ में आ गया। और अब मैं बात करूं कि रूढ़ शब्द क्या होंगे, तो जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय कुछ ना हो, ऐसे शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय कुछ नहीं होते, वो शब्द क्या होते हैं दोस्तों? वो शब्द क्या होते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द होते हैं। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ नहीं होगा तो रूढ़। संधि, उपसर्ग और प्रत्यय तथा बहुब्रीहि के अलावा कोई समास आ जाए तो यौगिक।
और अगर बहुब्रीहि समास का उदाहरण आ जाता है तो कौन सा हो जाएगा, आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। यह है आपके रचना के आधार पर 3 प्रकारों का सार तत्व जो मैंने लिखा है दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बिल्कुल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी के बिंदु का पूरा सार तत्व मैंने आपके सामने रख दिया है दोस्तों। बिल्कुल आप लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को। अब बढ़ता हूं आगे। ये 2 प्रकार आधार हो चुके हैं दोस्तों, एक तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, और दूसरा ले लिया है हमने कौन सा, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आता है एक बहुत ही अच्छा बिंदु, एक बहुत ही अच्छा बिंदु, ध्यान से समझना। क्या कि अर्थ के आधार पर यदि पूछे जाते हैं शब्द प्रकार, अर्थ के आधार पर, ध्यान से समझना दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार यदि पढ़े जाते हैं तो मुख्य रूप से कितने होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर यदि शब्द प्रकार पूछे जाएं तो कितने होंगे, 2 होंगे। अब अर्थ के आधार पर जो शब्द प्रकार होते हैं दोस्तों, उसमें एक तो आता है क्या, सार्थक शब्द, और एक आता है दोस्तों क्या, निरर्थक शब्द। एक क्या आता है दोस्तों, निरर्थक शब्द आता है। एक तो आता है सार्थक और एक आता है क्या, निरर्थक शब्द आता है दोस्तों। निरर्थक शब्द किसे कहेंगे और सार्थक क्या होगा, देखो निरर्थक का टुकड़ा क्या हो जाएगा, निर प्लस अर्थ, और उससे आगे लिखा हुआ है कै, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है कै। अब हमें पता चला कि इधर तो देखो दोस्तों क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है से, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, निर। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। पुनः सुनिए, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार कर लिए, 2 प्रकार कर लिए। कौन कौन से कर लिए दोस्तों, एक नाम तो ले लिया सार्थक शब्द का और एक नाम ले लिया निरर्थक शब्द का। अब सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है इसका हमें पता नहीं, तो हमें इनका अर्थ निकालने हेतु सहायता देगी क्या, इनका शब्द का टुकड़ा, अर्थात इसमें जुड़ा हुआ उपसर्ग हमें बाहर निकाल लिया, और यहां पर भी निर का उपसर्ग जुड़ा हुआ था वह बाहर निकाल लिया दोस्तों। और यदि बात की जाए कि से उपसर्ग का प्रयोग किसके अर्थ में होता है दोस्तों, साथ में, या हम कहें सहित। यदि हमें सहित या साथ में का अर्थ बताना हो तो उपसर्ग कौन सा जोड़ते हैं दोस्तों, से। और यदि रहित का अर्थ बताना हो, रहित का अर्थ बताना हो, या मैं कहूं के बिना का अर्थ बताना हो दोस्तों, तो हम कौन सा उपसर्ग जोड़ते हैं, निर। अब इस चीज को जोड़ करके इस अर्थ सहित हम इस पूरे शब्द को बोले तो देखिए, सार्थक का मतलब हुआ साथ में अर्थ के, साथ में अर्थ के, और निरर्थक का मतलब क्या हो गया, रहित अर्थ के या के बिना अर्थ के, अर्थात वे शब्द जो अर्थ के साथ में हैं वो तो क्या कहलाते हैं, सार्थक, और वे शब्द जो अपना अर्थ नहीं रखते या अर्थ के बिना होते हैं वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है। हमने जब शब्द की परिभाषा पढ़ी थी दोस्तों, बिल्कुल अब यहां से मैं जोड़ रहा हूं, वही विद्यार्थी इस बात को समझ पाएगा जो नियमित बना रहता है, जो केवल बात करना अपना उद्देश्य नहीं समझता, जो वास्तव में सीखने के उद्देश्य से मेरे साथ जुड़ता है दोस्तों, उसको इस चीज का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। बहुत फायदे की बात बता रहा हूं, वो सुनिए। हम शब्द की परिभाषा में दोस्तों क्या पढ़ते हैं, वर्णों का सार्थक योग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वर्णों का सार्थक योग पढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। यदि वर्ण का सार्थक योग नहीं हुआ तो इस परिभाषा के अनुसार बात की जाए तो वो शब्द भी नहीं है। अर्थात वर्णों का ऐसा योग जिसका कोई अर्थ निकलता है वो तो क्या होता है, शब्द। और वर्णों का योग तो हो रहा हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द भी नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, निरर्थक जो शब्द है इसका टुकड़ा हमने किया, इसका शाब्दिक विवेचन पढ़ा तो हमें पता चला कि निरर्थक जो शब्द होते हैं वो अर्थ रहित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अर्थ रहित होते हैं। तो परिभाषा के अनुसार बात की जाए तो निरर्थक है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि निरर्थक शब्द होना ही नहीं चाहिए था। अब परिभाषा यह कह रही है कि जिन शब्दों का या वर्णों का ऐसा योग जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं होता। वर्णों का ऐसा योग जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं है, और वर्णों का ऐसा योग जिसका अर्थ निकलता है वो शब्द है।
अर्थात परिभाषा की बात की जाए तो केवल सार्थक ही शब्द होने चाहिए थे, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए थे, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, ये यहां से याद रखना कि निरर्थक शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। परिभाषा ये कह रही है कि ऐसा वर्णों का योग जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो शब्द नहीं होता। तो बताओ ये निरर्थक हिंदी में आया क्यों? नहीं समझे मेरा प्रश्न, मैं पुनः दोहराता हूं दोस्तों। बहुत अच्छी चीज, आप अपने दोस्त के साथ रटने वाली हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए नहीं जुड़ते, रटने वाली हिंदी हर जगह मिल जाती है दोस्तों। उत्कर्ष के साथ जुड़े हैं, एक भरोसे के साथ जुड़े हैं दोस्तों, भरोसे के साथ। विश्वास की चीजें हैं, यहां फैक्ट बताए जाते हैं यहां पर कि वास्तविक चीजें क्या है। बिंदु का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं मैं, क्या कि निरर्थक जो शब्द है, इस शब्द का अगर बात की जाए तो कोई अर्थ नहीं होता, और परिभाषा की बात की जाए तो ऐसा कोई भी वर्णों का योग जिसका अर्थ नहीं होता वो शब्द भी नहीं होता। अब परिभाषा तो ये कह रही है, अगर परिभाषा की बात मानी जाए तो निरर्थक शब्द हिंदी में होने ही नहीं चाहिए थे। परिभाषा की बात मानी जाए तो हिंदी में निरर्थक शब्द होने ही नहीं चाहिए थे। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये कह रही है कि वर्णों का योग यदि सार्थक होगा तो ही उसे शब्द कहेंगे। वर्णों का योग सार्थक अर्थात अर्थ के साथ वर्ण नहीं जुड़े तो वो शब्द भी नहीं है। अब वो शब्द भी नहीं है तो निरर्थक क्यों आया? उसका कारण जानिए, उसका कारण जानिए दोस्तों, उसका कारण जानिए क्या होता है। बिल्कुल, खग ख में गमन करने वाला यौगिक शब्द है मेरे दोस्त। खग नग यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द मैं बता चुका हूं। इसमें ग प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ख मतलब आकाश, ग का मतलब होता है गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। यह आपका उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है मेरे दोस्तों। अभी हम केवल और केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं। मैंने पुनः कह दिया, यौगिक शब्दों में समस्त संधियां, उपसर्ग और प्रत्यय तथा बहुब्रीहि के अलावा सारे समास आते हैं। अब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो जितने भी उदाहरण आएंगे वो यौगिक के होंगे, प्रत्यय के जितने भी उदाहरण आएंगे वो यौगिक में होंगे, बहुब्रीहि के अलावा सारे समास जितने भी आएंगे वो यौगिक में होंगे, और बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ में हो जाएंगे। जितने उदाहरण आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे दोस्तों। आप एक बार बिंदु को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। निरर्थक शब्द कह रहा था क्या कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। परिभाषा कहती है कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द भी नहीं होता। तो हिंदी में निरर्थक शब्द आए ही क्यों? हिंदी में निरर्थक शब्द आए ही क्यों? उसका मैं कारण समझा रहा हूं दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, भाषा को हम शीघ्रतावश प्रयोग में लेते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोटू सारन जी आपका मैं नाम ले रहा हूं, आप लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ, धन्यवाद के पात्र हैं मेरे साथी। बिल्कुल सभी दोस्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हैं, एक भरोसे के साथ जुड़े हैं। अब सुनिए मेरी बात, बहुत काम की बात बता रहा हूं, यहां से किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। ये काम की बात क्या है, सुनिए कि बहुत बार हम भाषा को शीघ्रतावश प्रयोग में ले लेते हैं और जल्दबाजी में प्रयोग करने के कारण ही सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर जाते हैं जिनका उस वाक्य में होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता, जिसका उस वाक्य में होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता। मैं पुनः बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि निरर्थक शब्द, बिल्कुल शिक्षण विधियों के एक महामैराथन करने वाला हूं दोस्तों। मैं एक रात आपके साथ 12 घंटे की क्लास लूंगा, एक ही रात में, बिल्कुल हाँ, रात को 7 बजे से दूसरे दिन की सुबह 7 बजे तक 12 घंटे की क्लास लेने वाला हूं, जो केवल शिक्षण विधियों पर होगी, केवल शिक्षण विधियों के ऊपर होगी दोस्तों। वो समय आएगा, आप देरी रखिए। एक बार मैं जो बात कर रहा हूं आप उसे जुड़िए, समझिए इस चीज को। आप 1500 से ज्यादा लोग लाइव हैं, लेकिन अभी 800 से ज्यादा लाइक नहीं हो रहे दोस्तों। एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिए ताकि आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो, आप एक बिंदु के साथ मन से जुड़ सके दोस्तों। ध्यान दीजिए, बिंदु की बात कर रहा हूं क्या कि बहुत बार हम भाषा को शीघ्रता से प्रयोग में लेते हैं, तो शीघ्रतावश सार्थक शब्दों के साथ हम क्या कर जाते हैं दोस्तों, निरर्थक शब्दों का उच्चारण कर जाते हैं, निरर्थक शब्दों का उच्चारण कर जाते हैं। और वही वजह होती है कि हमें यहां हिंदी में निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ जाता है। रक्तदान शिविर 13 तारीख को है मेरे दोस्त, रक्तदान शिविर 13 तारीख को, जिस दिन आदरणीय निर्मल सर जी का जन्मदिन है, और उस दिन इस जोधपुर में या आसपास के परिक्षेत्र में जो भी स्वयंसेवी संस्थान है उनको सर के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिया जा रहा है दोस्तों। आप भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूं साथियों। बिल्कुल 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को चंद दिनों का समय है, बिल्कुल बांध लीजिए बस्ता और चल लीजिए दोस्तों। जोधपुर में आपका स्वागत है, उत्कर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। अब आइए बिंदु पर, क्या निरर्थक शब्द कहां से आए कि यदि भाषा को शीघ्रतावश प्रयोग में लिया गया तो सार्थक शब्दों के साथ ऐसे शब्द बोल दिया जाना जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द होते हैं। अब बात यह नहीं कि निरर्थक शब्द क्या है,
बात यह है कि इनका प्रयोग कहां तो होगा और कहां नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण से समझो, मैंने आपको कहा चाय वाय पी लीजिए या चाय वाय पीकर जाना। बहुत अच्छी चीज समझाना चाहूंगा दोस्तों यहां से, क्या चाय वाय पीकर जाना। चाय का मतलब तो कोई पेय पदार्थ है दोस्तों, पीकर जाना ये क्रियाएं हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? क्रिया है। लेकिन बात की जाए इस वाय शब्द की, जो ये वाय शब्द क्या है दोस्तों, यहां पर निरर्थक के रूप में हुआ है। इसका प्रयोग कैसे हुआ है दोस्तों? निरर्थक के रूप में हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में यदि वाय शब्द नहीं भी बोला जाता तो भी आपका वाक्य शुद्ध होता। आप चाहे तो सामने वाले को कह सकते थे कि चाय पीकर जाना, लेकिन ध्यान रखना आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि बोल दिए वाय पीकर जाना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि इस वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यह वाय शब्द, इस चाय शब्द जो, ये तो कौन सा हो दोस्तों? सार्थक हो गया। ये तो कौन सा हुआ? सार्थक। और इस सार्थक के साथ जो आप ये बोल रहे हो ये क्या कहलाया दोस्तों? निरर्थक कहलाएगा। वो कौन सा कहलाएगा? निरर्थक कहलाएगा। अब दोनों की परिभाषा तुलनात्मक सुनो। अब दोनों की परिभाषा तुलनात्मक सुनिए दोस्तों कि बिल्कुल कि दोनों में अंतर क्या होगा, सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, एक एक शब्द को गौर से सुनिए, उसके बाद आप एक लाइक का बटन और थम्स अप करना दोस्तों। पहले बात सुनिए, सार्थक क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। क्या कि वे शब्द जिनका अपना अर्थ, बिल्कुल वे शब्द जिनका अपना अर्थ होता है और जो भाषा में अकेले प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कहने का मतलब चाय शब्द को आप इस वाय के बिना भी काम में ले सकते हो, जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में अकेले भी प्रयोग में लाया जा सकता है, सार्थक कहलाते हैं। निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। बात आती है क्या? निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और जो अकेले प्रयोग में भी नहीं लाए जाते। आप निरर्थक शब्दों को स्वतंत्र प्रयोग में भी नहीं ले सकते। ये सदैव सार्थक शब्दों के साथ में, इनके ठीक बाद में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सदैव सार्थक शब्दों के साथ, इनके ठीक बाद में ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उन्हें कहा जाता है दोस्तों निरर्थक शब्द। वापस से बोल देता हूं दोनों लाइनें, पुनः सुनिए। वे शब्द जिनका अपना निश्चित अर्थ होता है और जो स्वतंत्र प्रयोग में लाए जा सकते हैं, सार्थक कहलाएंगे। और वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, न कोई इनका अस्तित्व होता है, आप इसे वाक्य में लिखो या मत लिखो, आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा। इनका वाक्य शब्द शुद्ध माना जाएगा, अर्थात इनका स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता। ये सदैव सार्थक शब्दों के साथ इनके ठीक बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको बिल्कुल पीकर क्रिया विशेषण है क्या? नहीं दोस्तों, पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। बढ़ू आगे, ध्यान दीजिए। मैं उदाहरण ले रहा हूं। एक तरफ तो जैसे लिख लेंगे कौन से दोस्तों? सार्थक शब्द, और एक तरफ ले लेंगे दोस्तों कौन से? निरर्थक शब्द। जैसे हम बोलते हैं क्या खाना, तो निरर्थक में क्या हो जाएगा? वाना। जैसे आप बोलते हो दोस्तों पढ़ाई के निरर्थक में हम बहुत बार बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, अर्थात पढ़ाई के साथ में क्या बोल दिया? वढ़ाई बोल दिया है। जैसे आता है क्या? चाय वाय पीकर जाना है, दाल वाल। मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि सार्थक शब्दों के साथ, इन सार्थक शब्दों के साथ बोले जाने वाले वे शब्द जिनका कोई इनके साथ में होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता, ऐसे शब्दों को दोस्तों क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निरर्थक शब्द कहा जाता है। एक बेसिक सा कंसेप्ट था जहां से प्रश्न सीधे बहुत कम पूछे जाते हैं। केवल हमें पता होना चाहिए कि हम भाषा में शीघ्रता से प्रयोग करते समय ऐसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिनका वाक्य में होना या न होना कोई महत्व नहीं रखता,
नहीं रखता। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि आज का महत्वपूर्ण बिंदु और पूरी हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का बेस्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा अच्छा बिंदु अब शुरू होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना थम्स अप कीजिए, मुझे बिल्कुल स्वीकृति दीजिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत अच्छा बिंदु आरंभ होगा अब, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। बढ़ सकता हूं दोस्तों? बिल्कुल, धन्यवाद मेरे साथियों, आपका लगातार ऐसे ही साथ और लाइक बना रहे। आप अपने इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ये उत्कर्ष परिवार के आप भी सदस्य हैं दोस्तों। उत्कर्ष परिवार आपका सबका अपना परिवार है दोस्तों, आप इसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और ये उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ध्यान से समझिए दोस्तों, अगली बात मैं आरंभ करने वाला हूं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि आप लगातार मेरे साथ और एक भरोसे के साथ जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना दोस्तों। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैं शुरुआत दे रहा हूं दोस्तों। क्या? विकार के आधार पर। इस विकार का ही मतलब होता है क्या? शब्द का रूप परिवर्तन। विकार या रूप परिवर्तन, इसे ही हम कह सकते हैं क्या? बदलाव। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, विकार, रूप परिवर्तन और बदलाव के आधार पर बहुत ही ज्यादा रुचिकर बिंदु आ चुका है दोस्तों, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जहां से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, क्रिया विशेषण, आपके संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात, या मैं कहूं पूरी हिंदी व्याकरण का शब्द वाला भाग जिस पर टिका होता है, वह बिंदु आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर, विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, इस चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दीजिए कि शब्द विचार का सबसे ज्यादा और मजबूत भाग आपके सामने शुरू हो चुका है। अब आप जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल जिस बिंदु का इंतजार था वह घड़ी आ गई है मेरे दोस्तों। क्या? विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों का प्रकार। अब इसको समझोगे तब जाके आपको लगेगा कि वास्तव में शब्द विचार चीज है क्या। वास्तव में शब्द विचार को कैसे समझना चाहिए, क्यों पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाना चाहिए, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी दोस्तों, जो आज तक आपने सुनी ही नहीं। बिल्कुल हर एक बिंदु में नया तथ्य बता रहा हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर दोस्तों शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले बात आती है, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं। मैं केवल नाम बता रहा हूं, मैं केवल नाम बता रहा हूं। क्या? एक नाम आता है विकारी और एक नाम आता है दोस्तों अविकारी। विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर दोस्तों शब्दों के दो प्रकार होते हैं। एक नाम हो गया विकारी और एक नाम हो गया अविकारी। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, यह बात जानेंगे अब। ध्यान दीजिए साथियों, विकार का मतलब क्या है? रूप में परिवर्तन होना, यानी कि शब्द में बदलाव आना। विकार का मतलब क्या होता है? रूप में परिवर्तन होना या बदलाव आ जाना। और जिसमें बदलाव होता है उसे क्या कहा? विकारी कहा। उसे क्या कहा दोस्तों? विकारी कहा। पुनः सुनिए, पुनः सुनिए, विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव, ये तीनों पर्याय शब्द हो गए। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें विकार होता है, जिसमें बदलाव हो सकता है या जिसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, उस शब्द को कहा जाता है दोस्तों क्या? विकारी। और यहां पर केवल नई चीज क्या जुड़ रखी है दोस्तों? ए। और यदि ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, तो अर्थ देता है किसका? नहीं का। किसका अर्थ देता है दोस्तों? नहीं का अर्थ देता है। अर्थात विकार का मतलब तो होता है बदलाव होना। विकार का मतलब तो क्या होता है दोस्तों? बदलाव होना। तो अविकारी का मतलब क्या हो जाएगा? बदलाव नहीं होना। क्या हो जाएगा दोस्तों? बदलाव नहीं होना। क्योंकि यहां पर नई चीज क्या जुड़ी हुई है दोस्तों? ए जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदलाव नहीं होना। वे शब्द जिसमें बदलाव होता है वो तो विकारी होगा, और वे शब्द जिसमें बदलाव नहीं होता वो अविकारी होगा। मान ली बात, बिल्कुल मान ली। क्या? कि विकार वाले विकारी और बदलाव नहीं होने वाले अविकारी। परिवर्तन जिसका होता है वो विकारी होंगे और परिवर्तन जिसमें नहीं होता वो अविकारी होंगे। लेकिन ये तो बताइए दोस्तों कि परिवर्तन होगा कैसे? महत्वपूर्ण बात जानने की यह है, महत्वपूर्ण बात जानने की जो है अब तक के इस बिंदु में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। और ध्यान रखना, नाम ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इन नामों की परिभाषा में जो आएगा कारण महत्वपूर्ण है। कि विकार को आपने क्या कह दिया? बदलाव होने वाले शब्दों को विकारी कहते हैं, जिसमें बदलाव नहीं होता उसे अविकारी कहते हैं।
बदलाव कैसे होता है और कैसे नहीं होता वो जानिए। देखो, शब्द परिवर्तन की बात की जाए तो शब्द परिवर्तन की इकाइयां आती हैं दोस्तों। परिवर्तन की इकाई, शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां होती हैं वो कितनी होती हैं दोस्तों? 4 होती हैं। शब्द परिवर्तन की इकाइयां कितनी मानी जाती हैं? 4 मानी जाती हैं दोस्तों। कितनी मानी जाती हैं? 4 मानी जाती हैं। सबसे पहला आता है क्या? लिंग के आधार पर शब्द में बदलाव होना। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर बदलाव होना। दूसरा आता है दोस्तों वचन के आधार पर बदलाव होना। तीसरा आता है काल के आधार पर बदलाव होना। और चौथा आता है दोस्तों कारक के आधार पर बदलाव होना। वे शब्द बिल्कुल अविकारी ही अव्यय होते हैं, अविकारी अव्यय भी होते हैं। पहले वो चीज जानिए। मैं आपको ये नाम नहीं रटाऊंगा दोस्तों, मैं आपको इनका प्रूव करके बताऊंगा कि बदलता कैसे है अभी आने वाली घड़ी में। ध्यान दीजिए, परिवर्तन की इकाइयां कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल, कारक। अर्थात क्या हुआ कि वह शब्द जिसे लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर, काल के आधार पर या कारक के आधार पर बदला जा सके तो वो शब्द तो क्या हो जाएगा? विकारी। और वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता वो क्या होते हैं? अविकारी। लिंग के आधार पर शब्दों में बदलाव कैसे होता है? वचन के आधार पर बदलाव कैसे होता है? काल के आधार पर बदलाव कैसे होता है? और कारक के आधार पर बदलाव कैसे होता है? यह चीज जानते हैं। ध्यान दीजिए, देखो जैसे शब्द लिखा दोस्तों लड़का, पुल्लिंग शब्द है। लड़का शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। इसमें हम लिंग के आधार पर बदलाव करें तो लड़का शब्द को हम क्या लिखेंगे स्त्रीलिंग में? लड़की। अर्थात छात्र को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? छात्रा। छात्र को क्या लिखा जाएगा? छात्रा लिखा जाएगा। अर्थात इस शब्द में लिंग के आधार पर बदलाव हुआ। इस शब्द में किसके आधार पर बदलाव हुआ? लिंग के आधार पर बदलाव हुआ। पहला तरीका शब्दों को बदलने का, एक एक का कारण बताऊंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। यह बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इतना इतना अच्छे से समझिए इसको दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने का बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या? सबसे पहला परिवर्तन की इकाइयों में मैंने कौन सा लिया? लिंग के आधार पर शब्दों में बदलाव होता है। कैसे होता है जानिए। जैसे लड़का शब्द पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग बनाना चाहा, क्या लिख दिया? लड़की। छात्र शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाना चाहा, क्या लिख दिया? छात्रा लिख दिया। दूसरा आता है क्या दोस्तों? वचन के आधार पर बदलाव करके बताइए। जैसे यहां पर आ जाता लिखा हुआ है शब्द क्या? लड़की। इसका बहुवचन बनाना चाहे तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? लड़कियां। क्या लिखेंगे दोस्तों? लड़कियां। अर्थात वचन के आधार पर भी शब्द में क्या होते हैं दोस्तों? बदलाव होते हैं। बिल्कुल, वचन के आधार पर भी शब्दों में क्या होते हैं दोस्तों? बदलाव होते हैं। पुनः सुनिए, परिवर्तन की कितनी इकाइयां हैं? 4। लिंग, वचन, काल और कारक। सबसे पहले मैंने बदला है किसको? लिंग के आधार पर शब्द को बदल करके आपको दिखा दिया कि देखो छात्रा से क्या लिखे? छात्रा। लड़का शब्द से अगर स्त्रीलिंग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? लड़की। फिर वचन के आधार पर बदलाव किया, जैसे लड़की शब्द एक वचन है। लड़की शब्द क्या था दोस्तों? एक वचन। लड़कियां लिख दिया, ये क्या बन गया? बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन बन गया। फिर तीसरा आता है दोस्तों काल के आधार पर किसी शब्द में बदलाव कैसे होता है? काल के आधार पर शब्द में परिवर्तन करना है। जैसे दोस्तों मैं लिखूं मोहन चलता है, कौन सा काल है दोस्तों? वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। और फिर मैं लिख देता हूं मोहन चलता था या चला या लिख दो या चलता था लिख दो। बताइए दोस्तों कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। और इसे मैं लिख दूं मोहन चलेगा। बताइए दोस्तों कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया। अर्थात काल के आधार पर भी शब्दों का रूप बदलता है। जैसे मैंने लिखा मैंने पाठ पढ़ा, भूतकाल हो गया। मैं पाठ पढ़ता हूं, इसका मतलब दोस्तों ये कौन सा हो गया? वर्तमान। और राम पाठ पढ़ेगा, ये कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया। यह कौन सा काल हो गया? भविष्य काल हो गया। अर्थात काल के आधार पर भी शब्दों में क्या होता है दोस्तों? बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों? पुनः सुनिए, परिवर्तन की 4 इकाइयों में लिंग के आधार पर मैंने आपको शब्द परिवर्तित करके दिखा दिया, वचन के आधार पर परिवर्तित करके दिखा दिया, काल के आधार पर परिवर्तित करके दिखा दिया। अंतिम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है दोस्तों किसी शब्द में कारक के आधार पर बदलाव करना। किसी शब्द में किसके आधार पर बदलाव करना? कारक के आधार पर बदलाव करना। एक बार बताता हूं कैसे। जैसे मुझे कारक के आधार पर शब्द बदलना है, कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों? आज तक केवल और केवल आप ये रटते आए थे कि विकारी शब्द हो वो होंगे,
जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पर बदलते हैं, पर ये कभी नहीं जानने का प्रयास करते और ये चीज किताबों में बताई भी नहीं जाती कि बदलते कैसे हैं। मैं वह चीज आपको बता रहा हूं कि कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन कैसे हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे समझो इसको। मैं कहूं क्या, मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। एक उदाहरण लिया है दोस्तों मैंने, क्या, मोहन ने सोहन को क्या लिखा है दोस्तों, पत्र लिखा है। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। वाक्य में लिखना तो क्या है दोस्तों, क्रिया है। लिखना तो क्या है दोस्तों, क्रिया है, क्रिया। अब बात आती है लिखने का काम किया किसने, कर्ता कौन है वाक्य में, मोहन। वाक्य में कर्ता कौन है दोस्तों, मोहन है, और क्रिया क्या है, लिखा। सोहन को, यह क्या लिखा हुआ है यहां पर दोस्तों, कर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है। अर्थात वाक्य में कर्ता कारक भी मिल रहा है और कर्म कारक भी मिल रहा है। मैं पूछूं कर्ता कौन तो आप कहेंगे मोहन, मैं पूछूं कर्म कौन तो आप कह देंगे क्या, सोहन। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे इस चीज को सुनिए। जैसे हम कारकों में पढ़ते हैं दोस्तों, क्या, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो इधर हम नाम लिखते हैं दोस्तों, ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये तो होते हैं दोस्तों कारकों के प्रकार। ये तो क्या होते हैं, कारकों के प्रकार। जो इधर ने, को, से, के द्वारा, के लिए, ये इधर जो लिखी जाती है, इन्हें कहा जाता है कारक विभक्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों, कारक विभक्ति, या कह सकते हैं कारक चिन्ह, या कह सकते हैं कारक के परसर्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों, कारक के परसर्ग कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझना इस चीज को, बहुत काम की बातें आ रही हैं दोस्तों। हर एक चीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, हर एक चीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण, किताबों में इनका स्पष्टीकरण नहीं मिलता दोस्तों। केवल और केवल किताब में परिभाषा पढ़ते हैं तो विकारी शब्द वो जो बदल जाए, अविकारी शब्द जो नहीं बदलते। बदलते कैसे हैं वो चीज बता रहा हूं, कैसे बदलता है, कारक के आधार पर शब्द में परिवर्तन किस तरीके से होगा वह जानिए। पहली बार और अंतिम बार सुन लेना, ये चीज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, मिलेगी केवल ई उत्कर्ष ऐप पर। आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी चीजें लगातार आपको मिलती रहें। देखिए इधर जो नाम है वो तो है कारकों के प्रकारों के, और जो इधर ने, को, से, ये लिखी हुई है क्या दोस्तों, विभक्ति या परसर्ग लिखे हुए हैं। विभक्ति या परसर्ग लिखे हुए होते हैं। अब ध्यान दीजिए, विभक्ति या परसर्ग ही क्या करते हैं, हमें कारक की पहचान कराते हैं दोस्तों। क्या कराते हैं, कारक की पहचान। पहचान कैसे कराएंगे, जहां भी वाक्य में कारक की विभक्ति लिखी होती है, जहां भी कारक में वाक्य, बिल्कुल जहां भी वाक्य में कारक की विभक्ति होती है, उसके ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का क्या होता है दोस्तों, कारक होता है। मैंने क्या कहा, पुनः सुनिए। वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होगी, उसके ठीक पहला शब्द उसी विभक्ति का कारक होता है, उसी विभक्ति का कारक होता है। जैसे वाक्य में ने लिखा हुआ है, ने कौन से कारक की विभक्ति होती है दोस्तों, कर्ता की। तो ने से पहले वाला शब्द क्या मिला, कर्ता। ने से पहले वाला शब्द क्या मिला, कर्ता मिला। वाक्य में क्या लिखा हुआ है, को, तो को कौन से कारक की विभक्ति होती है दोस्तों, कर्म कारक की। अर्थात को से ठीक पहला शब्द क्या हो गया, कर्म हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होती है, बिल्कुल वाक्य में जहां कहीं भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होती है, उसके ठीक पहले वाला शब्द ही संबंधित विभक्ति का कारक होता है। जैसे ने लिखा हुआ मिलेगा तो ने से पहला शब्द क्या होगा, कारक। मोहन ने, अर्थात ने लिखा हुआ है तो ने से पहला कौन सा कारक होगा, कर्ता। सोवन को कौन से कारक की विभक्ति है, कर्म की, अर्थात को से पहला शब्द क्या है, कर्म हो गया दोस्तों। अब देखिए अगला जो वाक्य लिख रहा हूं मैं लिखूंगा क्या, सोहन ने मोहन को पत्र लिख का जवाब दिया, पत्र का जवाब दिया। पहले तो उस मोहन ने क्या किया था, सोहन को पत्र लिखा था, और अब जवाब देने का काम किसने किया, अब जवाब देने का काम किसने किया, सोहन ने। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वाक्य में सोहन कौन बन गया, कर्ता बन गया, और मोहन क्या बन गया, कर्म बन गया। इस वाक्य में देखिए मोहन कौन सा कारक था, कर्ता कारक था। यहां पर कौन सा कारक बन गया दोस्तों, कर्म कारक बन गया। इस वाक्य में सोहन कौन सा कारक था, कर्म कारक था, और इस वाक्य में कौन सा कारक बन गया, कर्ता कारक बन गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा जो शब्द होते हैं उनमें कारकों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है, और कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है यह चीज हमें भली भांति पता चल चुकी है। कि जैसे यहां पर मोहन शब्द को कौन सा कारक से, कर्ता से हमने क्या बना लिया दोस्तों, कर्ता से हमने क्या बना दिया, कर्म बना लिया है। क्या बना लिया है, कर्म बना लिया है। और इधर जो सोहन शब्द था
इधर जो सोहन शब्द था दोस्तों, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को, यह जो सोहन शब्द था यहां पर देखिए, ये सोहन जो शब्द है जो कौन सा कारक था दोस्तों, कर्म कारक था। हमने यहां पर इसको क्या बना लिया, कर्ता कारक बना लिया। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं, इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं क्या, कि एक वाक्य में या एक शब्द में हम 4 प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, और वो चारों बदलाव की इकाइयों में एक तो आता है लिंग, एक आता है वचन, एक आता है काल, और अभी अभी हमने जान लिया कौन सा, कारक। अब मैं इन चारों चीजों को इन परिभाषाओं में जोड़ूंगा। अब मैं इन चारों शब्द परिवर्तन की इकाइयों को इनके साथ परिभाषा में जोड़ूंगा दोस्तों। देखिए कैसे, अविकारी शब्द क्या होगा और विकारी शब्द क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं बात करूं विकारी शब्द की, बदलाव होने वाले बदलाव कैसे, लिंग, वचन, काल और कारक, लिंग, वचन, काल और कारक। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे कि वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है, वो तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, विकारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। और वे शब्द जो इन चारों आधारों पर परिवर्तित नहीं होते, वे शब्द जो इन चारों ही आधारों पर बदले नहीं जा सकते, न तो लिंग से उनमें परिवर्तन हो सकता है, न वचन से उनमें परिवर्तन हो सकता है, न काल से उनमें परिवर्तन हो सकता है, और न कारक से उनमें परिवर्तन हो सकता है। यहां तक ध्यान रखना, इन शब्दों में हम इन चारों ही शर्तों में किसी भी शर्त से कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अविकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अविकारी कहलाएगा। यहां तक की बात ध्यान से सुन ली क्या। जो विकार, रूप परिवर्तन या बदलाव, 3 शर्तों या 3 नामों को हमने प्रकार का दे दिया, क्या 2 ही प्रकार होंगे, विकार कहो, रूप परिवर्तन कहो या बदलाव कहो। आधार पर कितने प्रकार, 2, एक नाम आया विकारी, एक नाम आया अविकारी। परिवर्तन की शर्तें कितनी है, 4। कौन कौन सी, लिंग, वचन, काल और कारक। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, परिभाषा क्या हो जाएगी वो सुनिए। ये परिवर्तन की 4 शर्तें हैं, परिवर्तन की 4 शर्तें हैं दोस्तों, कौन सी, लिंग, वचन, काल और कारक। तो हम परिभाषा क्या बोलेंगे कि वे शब्द जो इन चारों शर्तों से बदल जाए तो विकारी, और चारों शर्तों से नहीं बदले वो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अब एक चीज हमारे सामने आती है क्या, कि सर पहचान गए कि विकारी क्या होंगे, अविकारी क्या होंगे, लेकिन इस हिंदी संसार में, हिंदी शब्दकोश में हजारों की संख्या में शब्द पड़े पड़े हैं, सबको बदल बदल कर तो देखा नहीं जा सकता, सबको बदल कर तो देखा ही नहीं जा सकता ना। कैसे पता लगे कि कौन सा तो विकारी होगा और कौन सा अविकारी होगा। अब हर शब्द का लिंग, वचन, काल और कारक और परिवर्तन करके देखना संभव भी नहीं होता। मान लीजिए 5 प्रश्न आ गए ऐसे कि कारक है के आधार पर बदलो, लिंग के आधार पर बदलो, काल के आधार पर बदलो, वचन के आधार पर बदलो, तो 5 ही प्रश्नों में पूरे पेपर का समय समाप्त हो सकता है दोस्तों। 5 प्रश्नों में पूरे पेपर का समय समाप्त हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो हम शब्द को देखते ही बता सके, शब्द को देखते ही बता सके कि हाँ ये तो विकारी में जाएगा और ये अविकारी में जाएगा। तो दोस्तों विकारी में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं, विकारी में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं और अविकारी में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो ध्यान देना, विकारी शब्दों की संख्या भी कितनी होती है, 4, और अविकारी भी कितनी होती है, 4 होती है। विकारी शब्द भी हिंदी में कितने माने गए दोस्तों, 4 माने गए, और अविकारी भी कितने माने गए, 4 माने गए। पहले मैं बोलता हूं विकारी 4 कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पुनः सुनिए, विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, यदि कोई शब्द संज्ञा शब्द है तो विकारी होगा, सर्वनाम है तो विकारी होगा, विशेषण है तो विकारी होगा, और क्रिया है तो विकारी होगा। और क्रिया विशेषण आ जाए तो अविकारी, संबंध बोधक अव्यय आता है तो भी अविकारी, समुच्चय बोधक अव्यय आता है तो भी अविकारी, और विस्मयादि बोधक आता है तो भी क्या होता है, अविकारी। अर्थात अब मैं यहां पर लिख रहा हूं विकारी कौन कौन से और अविकारी कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए, अगर आपको पूछा जाता है विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो विकारी शब्दों में आएगा दोस्तों, एक तो संज्ञा, एक आता है सर्वनाम, एक आता है दोस्तों विशेषण, और एक अंतिम आएगा कौन सा, क्रिया। ये चारों शब्द दोस्तों विकारी होते हैं। और यदि बात की जाए अविकारी शब्दों की, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी का ही दूसरा नाम होता है अव्यय। अविकारी या अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इनके भी 4 नाम दोस्तों। कौन कौन से, देखो सबसे पहला तो आता है क्रिया विशेषण, सबसे पहला तो कौन सा आता है दोस्तों, क्रिया विशेषण। उसके बाद में एक आता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा आता है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय।
एक आता है दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक अंतिम आता है दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके अलावा अन्य अविकारी की बात करें तो निपात भी दोस्तों अविकारी शब्दों में ही गिने जाते हैं, निपात जो होते हैं वो भी अविकारी शब्दों में ही गिने जाते हैं। अब बात यह नहीं कि 4 विकारी आ गए 4 अविकारी आ गए, बात यह होती है कि संज्ञा विकारी क्यों है, बदलकर देखेंगे। सर्वनाम विकारी क्यों है, बदलकर देखेंगे। विशेषण और क्रिया को विकारी क्यों कहा, इन्हें भी परिवर्तन करके देखेंगे। और इन चारों को, क्रिया विशेषण को, संबंध बोधक अव्यय को, समुच्चय बोधक अव्यय को और विस्मयादि बोधक अव्यय को अविकारी क्यों कहा गया, इसकी भी हम जांच करेंगे दोस्तों कल की क्लास में। आज ही के समय बिल्कुल हर रात 9 बजे आपका दोस्त आपके साथ हाजिर होगा। कल का हमारा जो बिंदु होगा, इन शब्दों के कारणों को जानना होगा, उसके बाद इन 8 के 8 बड़े टॉपिकों को विस्तार से पढ़ना आरंभ करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि इन 4 को विकारी क्यों कहते हैं और इन 4 को अविकारी क्यों कहते हैं। दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने इस मित्र को विदा दीजिए। दोस्तों इसी बिल्कुल हंसते मुस्कुराते और ऊर्जावान चेहरे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक के लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उत्कर्ष परिवार की ओर से। आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.